इस लेक्चर में सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है और ये एथिक्स में भी पूछा जा सकता है। और एथिक्स में तो केस स्टडीज जो आती हैं, केस स्टडीज 4-5 केस स्टडी पूछी जाती हैं, उनमें एक केस स्टडी वुमेन से रिलेटेड होती है। तो बहुत बार लगभग हर साल ही पूछा जाता है इस तरह से। तो ये केस स्टडीज़ में इसकी प्रोविजन है वो यूज की जा सकती हैं, किस तरह से वुमेन से रिलेटेड जो हैरासमेंट होता है उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्या क्या प्रोविजन ली जा सकती हैं। तो वो प्रोविजन है जो इस एक्ट की, वो आप आंसर में लिखने के लिए यूज कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अभी न्यूज में क्यों है ये? जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एनसीडब्ल्यू महिला आयोग है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने सारे स्टेट को कहा है, सारे राज्यों को, कि जितने भी आपके राज्य में कोचिंग सेंटर हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको आप डायरेक्शन दो कि वो इस एक्ट को लागू करें, इन्फोर्स में लेके आएँ। क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 2013 में एक्ट बनाया था कानून, इसमें ये था जितने भी वर्क प्लेस हैं, वर्क प्लेस क्या होते हैं इस एक्ट में डिफाइन किया है, हम डेफिनेशन जानेंगे। जितने भी वर्क प्लेस हैं, कोई कर्मचारी काम करने आता है, वहाँ पे महिलाओं के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो वो बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने नहीं बना रखे हैं, तो इसलिए कहा है कि उनको वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएं। ये जो कमीशन है इसने कहा है कि पहली बात तो ये अवेयर करें, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट किस लिए है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। दूसरा, ये इंश्योर करें कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो किस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर हैं, या रजिस्टर हैं भी या नहीं है, तो ये सब कुछ पता लगाया जा सके। तो ये एक्ट है क्या, इस एक्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये एक्ट आया क्यों था? 1997 का एक वर्डिक्ट है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उस डिसीजन का नाम है, वर्डिक्ट का, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1997 का 1997 का केस है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस जानी जाती हैं विशाखा गाइडलाइंस के नाम से। जब ये गाइडलाइंस दी, गाइडलाइंस तो जानते हो ना आप, एक तरह से ये मान लो नियम बना देती है सुप्रीम कोर्ट कि ये लागू करने हैं, जब तक कोई ऐसा एक्ट नहीं होता, कानून नहीं होता। तो इन गाइडलाइंस को देखते हुए, जो 1997 की 1997 की गाइडलाइंस थी, इनको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में ये एक्ट पास किया कि वुमन के रिगार्डिंग, यानी कि वुमन का, महिलाओं का किसी भी कंपनी में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाती हैं, वहाँ उन पे अगर मान लो यौन अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उनके खिलाफ, यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ करते हैं लोग ऐसा कुछ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और उनको सेफ गार्ड किया जा सके, इसलिए ये एक्ट बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि महिलाओं के जो अधिकार हैं वर्क प्लेस पे, जिन्हें किसी कंपनी में काम करती हैं या वो किसी कोचिंग में काम करती हैं या स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, वहाँ पे उनके जो अधिकार हैं उन अधिकार को बचाया जाए, सेफ गार्ड किया जाए और उन्हें एक सेफर एनवायरनमेंट, सेफर प्लेस प्रोवाइड किया जाए। तो इस एक्ट का जो मूल पर्पज़ था, यानी कि मेन उद्देश्य था, वो यही था, एक तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की वुमन के साथ, उनको अवॉइड किया जाए, यानी कि बचाया जाए वुमन को, और अगर होती भी हैं तो उन्हें एड्रेस किया जाए, उनका निवारण किया जाए, यानी कि अवॉइड और एड्रेसिंग दोनों प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। इस एक्ट की प्रोविजन क्या है, धाराएं क्या हैं? पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि ये एक्ट दोनों सेक्टर पे लागू होता है, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, संगठित या असंगठित क्षेत्र हैं, सब पे लागू होता है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप जानते हो, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है ये। और जो वर्क प्लेस है वो क्या होता है, वो भी ये एक्ट डिफाइन करता है। बहुत बार देखो ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी कि किसी एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में वर्क प्लेस डिफाइन किया गया है नहीं। जैसे सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट के बारे में प्रोविजन पूछी तो इसमें पूछ लेगा क्या इसमें परिभाषित किया गया कि वर्क प्लेस होता क्या है, वो उसका जवाब होगा हाँ, इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें कहा है कि वर्क प्लेस कोई ऐसा प्लेस होगा, कोई भी ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई भी कर्मचारी, एम्प्लॉई, कर्मचारी है जो वर्कर है, वो विजिट करता हो अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान, जब भी वो रोजगार करता है, काम करता है, वहाँ पे आता हो किसी प्लेस पे, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड हो, यानी कि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आता है और वो अपने रोजगार करता है वहाँ पे और फिर चला जाता है, ऐसे प्लेस को वर्क प्लेस कहेंगे। इसमें यह भी एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी।
कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है या कॉरपोरेशन है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कोई भी ऐसी संगठन है, कोचिंग सेंटर है जहाँ पे 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ 10 से कम वर्कर हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनानी पड़ेगी लोकल कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पे भी 10 से कम वर्कर हैं। ड्यूटीज़ क्या होगी एम्प्लॉयर की? एम्प्लॉयर का मतलब है जो कंपनी का मालिक है या कोचिंग सेंटर का मालिक है, वो एम्प्लॉयर, यानी कि आपको रोजगार देने वाला। और जो रोजगार करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, कर्मचारी। यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं उनकी ड्यूटी यही है कि वो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि कौन कौन उसके मेंबर हैं, उनको डिस्क्लोज करेगा, बताएगा गवर्नमेंट को। और ये भी बताएगा, वहाँ पे नोटिस लगाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि ये सेक्सुअल हैरासमेंट का अगर कोई केस हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या लीगल रिपरकशन हो सकते हैं, ये सब कुछ बताएगा। पेनल्टी क्या है इसमें? देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लॉयर है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कंपनी का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, किसी भी स्कूल का कोई मान लो मालिक है, अगर वो ये कंप्लाई नहीं करता इस एक्ट से, यानी कि वो इंटरनल कमेटी नहीं बनाता है, तो उसे 50,000 का फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है इसे फॉलो करने का? मान लो अगर कोई महिला है, किसी के साथ छेड़खानी हुई है, सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, तो वो 3 महीने तक भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जाके, रिटर्न कंप्लेंट दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। और देखो, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले, जांच स्टार्ट करने से पहले, मान लो कोई ये महिला है, ये मान लो कोई ए महिला है, इसने किसी आदमी पे, मैन पे आरोप लगाए, इसने इसके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट करने की कोशिश की है, तो फिर क्या ये इंटरनल कमेटी जो है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इस आदमी को बुलाएगी और कुछ भी जांच करने से पहले ये आपस में मेडिएशन कराने की कोशिश करेगी, मतलब इनका सुलह कराने की कोशिश करेगी, क्या ऐसा था नहीं था, ये पूरी जानकारी लेगी। और ये जो इन्वेस्टिगेशन करेगी भी, क्या ऐसा सही है नहीं है, तो ये 90 डेज के अंदर अंदर करेगी, 90 दिन के अंदर ये कमेटी। और ये कमेटी सिविल कोर्ट की तरह काम करती है और नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल पे काम करेगी। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का मतलब होता है, मान लो इंटरनल कमेटी है कोई, इस इंटरनल कमेटी में वो मेंबर नहीं होने चाहिए जिन पे आरोप लगा हो। मान लो कोई ये आदमी है, इस पे ही किसी महिला ने आरोप लगा दिया कि इस आदमी ने इसके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट की कोशिश की है, इस पे छेड़खानी की है, उत्पीड़न किया है, कोई यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की है, तो अगर इस आदमी पे आरोप लगे हैं तो इस इंटरनल कमेटी का, जो कंप्लेंट कमेटी आईसीसी, इसका मेंबर नहीं होना चाहिए ये आदमी, क्योंकि ये आदमी अपने खिलाफ थोड़ी ना एक्शन ले सकता है, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को एक्शन लेना है उस आदमी के खिलाफ। तो नेचुरल जो जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यही कहता है, जिस आदमी पर आरोप लगे वो खुद का केस खुद नहीं सुनेगा, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कहीं कमेटी में हो, किसी में भी हो। तो ये इस प्रिंसिपल पे ये कमेटी काम करती है। लेकिन इस जो एक्ट है, इस एक्ट में कुछ कमियां हैं, लूप होल्स हैं, इशू हैं, परेशानियां हैं। क्या क्या परेशानियां हैं? देखो, जब भी क्रिटिसिज्म करना हो, बहुत बार ऐसा आता है ना, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक उसका व्याख्या कीजिए। तो जब आलोचना करनी हो तो उसमें क्या कमियां, वो कमियां भी लिखनी होती हैं। पहली कमी है कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। जेंडर न्यूट्रल लॉ का मतलब सिर्फ ये क्या है, महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लो कोई एलजीबीटी कम्युनिटी है, एलजीबीटी कम्युनिटी, ले मतलब जो लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो होते हैं, अगर उनके खिलाफ मान लो सेक्सुअल हैरासमेंट की कोशिश की गई है तो उनके खिलाफ ये कोई एक्शन लेने की इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात यह है कि जो भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में मेंबर होते हैं वो उसी कंपनी से होते हैं, जो पर्सनल होते हैं, कंपनी के कर्मचारी होते हैं, वही इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में होते हैं। तो वो कंपनी देखो अपने कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेने में थोड़ा वो क्या हो सकता है, अपना फेवर कर सकती है अपने कर्मचारियों को, ताकि कंपनी का नाम बर्बाद ना हो, नाम बदनाम ना हो, बर्बाद ना हो। इस वजह से ये फेवर कर सकती है कंपनी का। दूसरी कमी ये है। तीसरी कमी ये है, अगर मान लो ऐसा प्रोविजन भी है इस एक्ट में कि अगर महिला कोई मैलिशियस कंप्लेंट करती है, मान लो कोई ऐसी कंप्लेंट करती है कि जानबूझ के किसी पर आरोप लगा देती है, अपनी कोई दुश्मनी निकालने के लिए किसी आदमी से उस पर आरोप लगा देती है सेक्सुअल हरासमेंट का,
अगर वो कंप्लेंट गलत हुई, गलत ये मान लो किसी पे जानबूझ के लगा दिया किसी महिला ने आरोप, तो उस महिला के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, उसे कंपनी से निकाला जा सकता है। तो इस वजह से बहुत सारी महिलाएं अगर मान लो साबित नहीं कर पाई कि सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके खिलाफ हुआ है, तो फिर उस महिला को इसके कंसिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से कि महिला भी कंपनी से निकाली जा सकती है अगर साबित नहीं हुआ, तो बहुत सारी महिलाएं कंप्लेंट करती ही नहीं है। इंटरनल कमेटी जो होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी, उसके पास कंप्लेंट करती नहीं है ये सोच के। तो ये डिस्करेज करता है वुमन को कंप्लेंट करने के लिए, कमिंग फॉरवर्ड आने के लिए। तो ये भी इसमें एक कमी है। कंक्लूजन में हो सकता है कि जो पब्लिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जाए इस एक्ट के बारे में, कानून के बारे में उसको बताया जाए और सेंसिटिव बनाया जाए, और इस एक्ट को, कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन, मजबूत तरीके से लागू किया जाए। अब पढ़ लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में थोड़ा, क्योंकि इसी ने सारे राज्य को कहा था कि आप चेक करो कोचिंग सेंटर को, जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है, इस एक्ट का लागू किया गया है, नहीं किया गया। जो एक कमीशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक संस्था। देखो हमारे संविधान में इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में नहीं है, तो यानी कि असंवैधानिक है। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी का मतलब सांविधिक। देखो संवैधानिक और हिंदी में सांविधिक होता है, अलग अलग दो बात हैं। सांविधिक का मतलब है ये सांविधिक, सांविधिक लिख लेना, इसका मतलब है स्टैट्यूटरी, यानी कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना के, कानून पास करके किसी बॉडी को जब बनाया होता है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर हमारे संविधान में दिया गया है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, संवैधानिक, ये संवैधानिक की स्पेलिंग हो जाएगी हिंदी में। और अगर ना तो एक्ट में है, ना संविधान में है, ना कोई एक्ट बना हुआ है, उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि हमारे संविधान में भी नहीं है, असंवैधानिक भी और असंवैधिक बॉडी भी है, वो संस्था है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी याद रखना है। 1992 में बनाई गई थी, 31 जनवरी 1992 को। पार्लियामेंट ने 1990 में एक एक्ट पास किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, उसके बाद ये 1992 में बनाया गया ये कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या काम है इसका? देखो जितने भी महिलाओं के लिए, चाहे तो संविधान में या किसी कानून में जो सेफगार्ड दिए गए हैं, उनका रिव्यू करता है, देखता है। और कोई मान लो कानून कोई रिकमेंडेशन देनी है, सिफारिश देनी है गवर्नमेंट को, वो देता है। जितने भी मान लो ग्रीवेंसीज आते हैं महिलाओं के, जो भी मान लो कोई भी दुख है, उनका निवारण करता है ये, उनकी कंप्लेंट लेता है। और गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए महिलाओं के लिए एडवाइस करता है। क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन देखो सेम ऐसा ही है जो इसका मैंडेट है। मतलब कोई भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी मान लो इशू है, उसको इन्वेस्टिगेट भी करता है, ये जांच करता है। हमारे संविधान में जो भी या लेजिस्लेशन में किसी कानून में प्रोटेक्शन दी हुई है उनके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करता है कि सेफगार्ड वुमेन का महिलाओं को किस तरह से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। और रिकमेंडेशन भी देता है कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इफेक्टिव पॉलिसी बनाई जा सकती हैं। और अगर किसी कानून में कमियां हैं उनको भी उजागर करता है, करेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट को सिफारिश करता है। और जो भी मान लो इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट होती हैं, मान लो कोई महिला है, कोई महिला गई नेशनल कमीशन आयोग के पास, ये राष्ट्रीय महिला आयोग है जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके पास गई, कंप्लेंट लिखाई, तो वो उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करता है ये आयोग, कमीशन। लेकिन अगर कोई मान लो महिला ने कंप्लेंट ही नहीं की, कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, उसके बावजूद भी ये स्यूमोटो एक्शन ले सकता है। स्यूमोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, यानी कि अगर कंप्लेंट नहीं भी की है किस महिला ने, तो भी ये जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है और खुद मामला केस दर्ज कर सकती है और महिलाओं के अधिकार को ये प्रोटेक्ट कर सकता है ये आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो यही था इसके बारे में।